नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे विकास दुबे पर किसका हाथ। जी हाँ, विकास दुबे वो नाम जो आज सुर्खियों में है, चर्चा में है। हर जगह अगर कोई नाम लिया जा रहा है तो वो है विकास दुबे का। विकास दुबे पिछले 3 दशक से जराइम के पेशे में है और लगातार जराइम कर रहा है और कानून तोड़ रहा है, लेकिन उस पर कोई हाथ नहीं डाल पाया। तमाम मर्डर के आरोप उस पर लगे, आरोप ही नहीं लगे, मर्डर उसने किए भी। 2001 में जब राजनाथ सिंह की सरकार थी तब उस समय तो उसने एक राज्य मंत्री को थाने के अंदर घुसकर संतोष शुक्ला को गोलियों से भून दिया था, लेकिन उसके खिलाफ पुलिस कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाई और वो जेल से बरी हो गया। इतना ही नहीं, तमाम बार उसको मर्डर के केस में और दूसरे केसेस में पुलिस ने पकड़ा, लेकिन वो कभी भी ज्यादा दिन तक जेल के अंदर नहीं रहा, हमेशा बाहर रहा। इसका क्या कारण था, क्यों वो लगातार बाहर रहा? क्या इसका ये कारण है कि उसके ऊपर राज्य सरकारों का हाथ था? आखिर किसका हाथ था? पहले राजनीति में लोग बाहर से सहयोग लेते थे, लेकिन अब धीरे धीरे जब इस माफियाओं को लगा कि नहीं, हम खुद बड़े राजनेता बन सकते हैं, तो वो उन्होंने आगे आना शुरू किया। क्या ये उसी की एक कड़ी है? और किस का हाथ उसके ऊपर था, ये बड़ा दिलचस्प मामला है, देखना होगा। कहा यह जा रहा है कि बसपा की जब सरकार थी तो उसकी तूती बोलती थी, किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके सामने खड़ा हो सके। निर्विरोध प्रधान चुनवाता था, निर्विरोध जिला पंचायत चुनवाता था, अपने गांव ही नहीं आसपास के गांव में भी उसकी तूती बोलती थी। तमाम सरकारें आईं, चली गईं, लेकिन उसका बाल बांका नहीं हुआ। अपना जो कोठी बनवाई वो किले नुमा कोठी बनवाई, और उसी किले नुमा कोठी से जब कल कानपुर देहात की पुलिस उसके घर दबिश देने गई तो उसने AK-47 से गोलियां चला दी, और गोलियां ऐसी चलाई कि पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में तहलका मच गया। 8 पुलिस के लोग शहीद हो गए, 1 डिप्टी SP, 3 SI और 4 पुलिस वालों ने दम तोड़ दिया। 7 लोग घायल हैं, अस्पताल में जीवन मौत से जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। यह है राम कहानी विकास दुबे की। लेकिन विकास दुबे बचा कैसे? अब पुलिस ने लाठी पीटने वाला काम किया और उसके बाद मुठभेड़ दिखा करके 2 लोगों को, एक उनके मामा को और उसके साथी को मार गिराने की बात कर रही है। योगी जी ने कानपुर खुद पहुंच करके सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही साथ में अपने सारे आला अधिकारियों को कह दिया है, जब तक ऑपरेशन विकास दुबे समाप्त ना हो जाए आपको यहां से हिलने की जरूरत नहीं है। विकास दुबे ऑपरेशन समाप्त करके ही लौटिएगा। लेकिन जो बदनुमा दाग धब्बा लगाना था वो तो उसने लगा ही दिया, योगी जी को चैलेंज कर ही दिया। योगी जी प्रदेश को मुक्त कर रहे थे, अपराध मुक्त होने की बात कर रहे थे, और उनके अधिकारी कहां सोते रहे जिस पर उन्होंने ये इतना बड़ा अंजाम काम को दे दिया। दरअसल इसके पीछे क्या राजनीति है, किस किस का अब सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से फोटो का सिलसिला भी शुरू हो गया है। हर दूसरी पार्टी के लोग अपोजिट पार्टी के लोगों के साथ की फोटो विकास दुबे के साथ में प्रस्तुत कर रहे हैं। किस किस का हाथ था उसके पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हम उन सब से आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए और समझिए, उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। तस्वीरों में दिख रहा मंजर बताने के लिए काफी है कि बदमाशों के हौसले कितने बुलंद रहे होंगे। 1 नहीं 2 नहीं 8 पुलिसकर्मी एक साथ शहीद हो गए। कानपुर देहात में एक हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिसमें एक क्षेत्राधिकारी यानी डिप्टी SP, एक SO समेत 8 पुलिसकर्मी मौके पर शहीद हो गए। वहीं हमले में 6 पुलिसकर्मी घायल हुए। कानपुर देहात के सिवली थाने इलाके में पुलिस ने बिकरू गांव में दबिश दी थी। पुलिस यहां हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने गई थी,
तब इसके दौरान बदमाशों ने पुलिस को घेर कर फायरिंग कर दी। विकास दुबे वही अपराधी है जिसने 2001 में राजनाथ सिंह सरकार में मंत्री का दर्जा पाए संतोष शुक्ला की थाने में घुसकर हत्या कर दी थी। घटना अत्यंत दुखद है। रात्रि में घटना घटित होने के तत्काल बाद से ही वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी इस पूरी घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। अनेक टीमें गठित की गई हैं। पुलिस मुठभेड़ में 2 अपराधी मारे गए हैं। हमारे पुलिस जवानों से जो असले छीन करके वे भागे थे उनमें से कुछ असले बरामद भी हुए हैं। शेष पर अभी कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस के अपने जवानों के शहादत और उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। मैंने परिजनों को भी इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि हम लोग इस दुख की घड़ी में उनके साथ में हैं। जवानों ने जिस मजबूती के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, उसके लिए उनके कर्तव्यों के प्रति हम सब की विनम्र श्रद्धांजलि है। उत्तर प्रदेश सरकार अपने इन सभी शहीद हुए जवानों के परिवार वालों को यद्यपि शहादत की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उन परिवार वालों के साथ में पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। बताया जा रहा है कि बिल्हौर के सीओ देवेंद्र मिश्र, शिवराजपुर के एसओ महेश यादव, 2 सब इंस्पेक्टर और 4 सिपाही शहीद हो गए। वहीं 6 पुलिसकर्मियों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनका रिजेंसी में इलाज जारी है। बता दें कि पुलिस हत्या के प्रयास के केस में शातिर अपराधी विकास दुबे को अरेस्ट करने गई थी। विकास के खिलाफ 60 मामले दर्ज हैं। मुठभेड़ में शहीद हुए पुलिसकर्मियों की बात करें तो देवेंद्र कुमार मिश्र, सीओ बिल्हौर, महेश यादव, एसओ शिवराजपुर, अनूप कुमार, चौकी इंचार्ज मंधना, नेबूलाल, सब इंस्पेक्टर शिवराजपुर, सुल्तान सिंह, कांस्टेबल थाना चौबेपुर, राहुल, कांस्टेबल बिठूर, जितेंद्र, कांस्टेबल बिठूर, बबलू, कांस्टेबल बिठूर शामिल हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी की माने तो विकास दुबे के खिलाफ कुछ दिन पहले हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया था। पुलिस विकास दुबे को गिरफ्तार करने गई थी। जैसे ही फोर्स गांव के बाहर पहुंची तो वहां जेसीबी लगा दी गई। इस वजह से फोर्स की गाड़ी गांव के अंदर नहीं जा सकी। तो कानपुर में सभी सीमाएं सील कर एसटीएफ ने मोर्चा संभाल लिया है और बदमाश विकास दुबे के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो गया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। जी हाँ, तो विकास दुबे पर किसका हाथ, हम बात कर रहे हैं, चर्चा इसी पर करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, हम उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। संजय जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है संजय जी आपका। गजराज सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के, हापुड़ से जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है गजराज सिंह जी। राम शरण भार्गव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, लखीमपुर
लखीमपुर खीरी से। स्वागत है आपका भार्गव साहब। हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अजय कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, माया जैसी मैगजीन को एस्टेब्लिश किया है और क्राइम को बहुत नजदीक से कवर किया है, इसीलिए आज वो हमारे साथ में है, वो पूरी इसकी परत दर परत उधेड़ेंगे। और कैप्टन एसके द्विवेदी साहब हमारे साथ में पूर्व आईएएस हैं, जो हमें शासन के विषय में बताएंगे कि आखिर ये कैसे पनपते हैं, 3 दशक से विकास दुबे कैसे पनपा, AK-47 कैसे लिया। लेकिन इसके साथ हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी सुनील गुप्ता जुड़े हुए हैं कानपुर स्टूडियो से। आपका भी स्वागत है सुनील गुप्ता जी। और सीधे सुनील गुप्ता का ही रुख करेंगे। सुनील गुप्ता, क्या अपडेट है अभी तक? विकास दुबे AK-47 राइफल से गोलियां चलवाता है और चलाता है, 8 लोगों की मौत हो जाती है। देखिए, अगर बात करें कि विकास दुबे ने AK-47 से गोलियां चलवाई, AK-47 नहीं उसके पास में, उसके पास एक ऑटोमेटिक राइफल थी। उस राइफल से वो जब संतोष शुक्ला की हत्या हुई थी तब भी उसने वो हत्या उसी राइफल से उस घटना को अंजाम दिया था। और उसके बाद वो उस राइफल को जब 2017 में STF ने इसको गिरफ्तार किया था, तो उसकी गिरफ्तारी के बाद STF ने इस राइफल को जमा करवा दिया गया, थाने में जमा हो गई थी। अब उसी को लेकर के एक बड़ा चर्चा का मामला मुद्दा बना हुआ है कि आखिर 2017 में उसकी जब गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद जब वो जेल से जमानत पर छूटा, तो ये जो राइफल, जो प्रतिबंधित राइफल थी, आखिर ये उसको रिलीज कैसे कर दी गई, इसको लेकर के कई बार अधिकारियों से आज सवाल जवाब किए गए। तो उसमें जो STF के IG हैं, उन्होंने स्वीकार किया कि ये मामला जांच का विषय है कि आखिर ये 2000 जब ये वहां पर जमा थी राइफल, तो आखिर रिलीज किसके ऑर्डर पर हुई, और इसको लेकर के उन्होंने पड़ताल शुरू की है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरी घटना को रात में अंजाम दिया गया, उससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं विकास दुबे पूरी तरह से किसी ना किसी के हाथ होने के कारण हर बार वो अपने आप को बचाता चला गया। भले वो संतोष शुक्ला की उसने हत्या की हो, या फिर केबिल ऑपरेटर की उसने, केबिल जो कारोबारी था उसने हत्या की गई हो, या फिर बड़े जो इसके स्क्रैप के कारोबारी रहे हो, उनके तमाम से उनकी हत्या की सुपारी लेने का मामला रहा हो। इन सारे मामलों में कहीं ना कहीं पुलिस ने मुकदमा लिख करके सिर्फ और सिर्फ उसकी अपनी तीसरी कर ली। और सबसे जितने भी मुकदमे दर्ज हैं इसके खिलाफ 60 मुकदमे, एक के बाद एक सारे मुकदमे चौबेपुर थाने में जो नजर आ रहे हैं। इसके अलावा दूसरे थानों का कहीं कोई नाम पता नहीं लग रहा है, जबकि वो लगातार उत्तर प्रदेश स्तर ही नहीं, प्रदेश के बाहर भी लगातार अपना नेटवर्क फैलाया था। और हर बार पुलिस वालों को कहीं ना कहीं जब STF लगती था तब उसकी गिरफ्तारी होती थी, लेकिन उसको गिरफ्तारी हर बार उसको गिरफ्तारी से बचाने के लिए, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, इन सभी के कोई ना कोई नेताओं का उसको वरादस्त प्राप्त रहता था, जिसके चलते उसके खिलाफ कार्रवाई करने से पुलिस भी कतराती थी। यही कारण था कि वो लगातार पनपता चला गया। और अब ये एक बात फिर से सामने आ रही है कि आखिर इस समय जो वहां पर वो अपने पुल बनवा रहा था, वो आखिर किस नेता की निधि से बनवा रहा था, आखिर वो जो अपने गांव के साथ साथ आसपास के गांव में रॉबिन हुड बड़ी बात था, वो किसके बना हुआ था, आखिर जो पुल बन रहा था वो किस नेता की छत्र छाया में पुल बनवा रहा था। बने रहिए हमारे साथ में, आएंगे आपका रुख करेंगे। संजय जायसवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। संजय जायसवाल जी, तमाम तरह के आरोप निकल करके आ रहे हैं, एक दल दूसरे दल को बता रहा है कि ये विकास दुबे उस दल से संबंधित था, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, अपराधी अपने आप को बचाने के लिए ऐसे संरक्षण की जगह लेता है, और बहुत कम ऐसा पाया जाता है कि कोई बहुत ऐसे माननीय जान पाते हैं कि व्यक्ति का कैरेक्टर क्या है। क्योंकि जब फ्रंट पे मिलता है तो ये नहीं पता चलता कि इसका हिस्ट्री क्या है। हर मिलने वाले की हिस्ट्री हर आदमी नहीं जान पाता जी। सरकारें कोई भी हो, व्यक्ति आजाद है आरोप लगाने के लिए। दलों के साथ जो जिसका 60 मुकदमों का इतिहास रहा हो, उस व्यक्ति को ये नहीं कहा जा सकता कि 60 मुकदमों के इतिहास वाले व्यक्ति ने एक ही दिन में इतना सारा चीज़ों का जखीरा इकट्ठा किया होगा जी। कहीं ना कहीं बहुत सारी उसमें सरकारें शामिल हैं। मेरा ये मानना है कि जो घटना हुई है, उन सही शहीदों को मैं नमन वंदन करता हूं। और माननीय योगी जी और हमारे डिप्टी CM केशव जी दोनों लोग वहां पहुंचे, उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। जो मुआवजा 1-1 करोड़ रुपए घोषित किया है उन परिवारों के लिए, वो जितना भी है सरकार की क्षमता थी उन्होंने दिया। उसके साथ साथ शासकीय व्यवस्था में उन्हें चिन्हित करने का अवसर भी दिया, और असाधारण पेंशन की व्यवस्था का भी उसमें प्राविधान किया। इतनी सारी चीज़ों के साथ एक अच्छी चीज़ जो निकल के आई
कि सबसे बड़ी बात है कि सूबे के मुखिया तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने सख्ती से निर्देशित किया कि जो भी दोषी हैं विकास दुबे जैसे लोगों को, तब तक पुलिस वहां कैंप करती रहेगी, वापस नहीं लौटेगी जब तक कि उसे जमी दोष नहीं कर देंगे। ठीक है, तो मैं ठीक है, इस जब तक जमीन दोष नहीं किया दिया जाता तब तक पुलिस वहां पर बनी रहेगी। हम आगे का रुख करेंगे। हमारे साथ में रामचरण भार्गव साहब जुड़े हुए हैं, विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। भार्गव साहब, आरोप लग रहे हैं सारी राजनीतिक पार्टियों पर कि हर पार्टी के नेताओं ने उसको संरक्षण दिया तभी वो इतना फल फूल पाया, क्या कहेंगे आप? भार्गव साहब, आपको अगर आवाज मिल रही हो, मेरा सवाल आपसे यह है कि सारी पार्टियां आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं कि विकास दुबे को सारी राजनीतिक पार्टियों ने संरक्षण दिया, क्या कहेंगे आप? मुद्दा बनाया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से हुई है तो आप देख रहे हैं टीवी चैनल के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के से बराबर देख रहा हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में इतना बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार और लूटपाट डकैती जैसी जघन्य अपराध हो रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में कहीं जू नहीं रेंग रहा है। इसी तरह देखिए जो कानपुर वाली घटना जिसका जिक्र हो रहा है, कानपुर की घटना भी इस तरीके से हुई और ये सरकार सो रही है। यह मतलब बहुत ही चिंता का विषय है और इनके पास आरोप लगाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ठीक है, चलिए आप बने रहिए, हमारे साथ आएंगे आपके पास में दोबारा से। गजराज सिंह जी का रुख करेंगे, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के। गजराज सिंह जी, क्या कहेंगे? सारी राजनीतिक पार्टियों पर आरोप लग रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय में जंगल राज है। मैं पिछले 36 सालों से उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर हूं, लेकिन जिस कदर भाजपा की इस सरकार के अंदर नंगा नाच हो रहा है वो भी देखने को नहीं मिला। माननीय राजनाथ सिंह जी की हुकूमत थी, उसके अंदर भी यही दुबे जी ने, जो उनके राज मंत्री थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। इस भाजपा सरकार के मुखिया को खुद को मालूम है कि वह किस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व थे। जो सरकार के मुखिया हैं वो कहा करते थे कि मेरे आते के साथ ही गुंडे यहां से भाग जाएंगे। मैं कहता हूं इस सरकार के अंदर योगी जी के नेतृत्व में गुंडे खूब फले फूले हैं और उन्होंने दिन दहाड़े हत्याएं ये सब देखने को मिली हैं। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस महकमे के अंदर सदमा है इस बात का कि उनके एक वरिष्ठ अधिकारी को, उनके 3 उप निरीक्षक को, उनके 4 सिपाहियों को, इन्हीं के लोगों ने जो उमा भारती जी के साथ में नजदीकी से बातचीत करते हैं, योगी जी को बधाई देते हैं, उन्होंने दिन दहाड़े उन सरकारी मुलाजिम को हत्या कर दी गई है और उन्हें, उन शहीदों को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया है। अभी अभी जानकारी मिली कि प्रयागराज के अंदर भी एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई है। इस सरकार के अंदर जंगल राज है और कोई दूसरा राज नहीं है। ठीक है, ठीक है। गजराज सिंह जी बने रहिए हमारे साथ, दोबारा से आपका रुख करेंगे जी। कैप्टन एस के द्विवेदी साहब का रुख करेंगे। कैप्टन एस के द्विवेदी साहब, नहीं आपका रुख करेंगे बाद में, पहले अजय जी का रुख करेंगे। अजय जी क्राइम को अच्छी तरह समझा पाएंगे। अजय जी, आपने तो लंबे समय तक क्राइम को कवर किया है और 3 दशक से ये सख्त फल फूल रहा था। 2 दशक से तो इतना फला फूला कि अपना मतलब उसका शिक्षा माफिया भी बन गया। एक बेटा उसका लंदन में पढ़ रहा है, दूसरा बेटा यहीं पर है। तो क्या बिना राजनीतिक संरक्षण के ये संभव है? प्रदीप भाई देखिए, आप भी अच्छी तरह जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार आप भी रहे हैं। मुझे तो लग रहा कि 80 के दशक में मैंने जरूर देखा था, चाहे वो फूलन हो, लाला राम श्री राम हो, छविराम हो, पोथी हो, विक्रम मल्ला हो, जनक सिंह हो, काम सब उस समय पुलिस की इनकाउंटर्स होते थे, मुठभेड़ होती थी, रेवाइंस में होती थी, बीहड़ में होती थी। और उस समय भी
अधिकतम 6 पुलिसकर्मी छविराम ने और इसने लटूरी सिंह ने उस समय था, उन्होंने मिल करके 6 पुलिसकर्मियों को शहीद किया था। आज 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए, वो भी बीहड़ में नहीं, और 7 जख्मी हैं। हाँ अभी 7 जख्मी, भगवान करे वो स्वस्थ रहें। लेकिन जो 8 हमारे जवान, एक सीओ, एक इंस्पेक्टर और 6 कांस्टेबल शहीद हुए, और वो भी दिन देखिए एक चीज इसमें मैं आज आपको बता दूं जी, ये लोग रात में गए हैं दबिश करने के लिए, विकास दुबे को पकड़ने के लिए, और पहुंचते ही वहां पर जेबीसी लगी रहती थी। इसका मतलब थाने से किसी न किसी ने मुखबरी की है। बिल्कुल, मुखबरी पहले भी होती थी, डाकुओं के गैंग के लोग मुखबरी करते थे, और एडीजी ने इस बात का खुलासा भी किया है। खुलासा किया जी। आप ये समझिए कि जब एक बात है, अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है, जी, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर करती है। बिल्कुल, मुझे याद है विद्यावती राठौर यहाँ थी, बाद से जब चुनाव लड़ने वाली थी तो उन्होंने, मैं आधे सेकंड में बात करूंगा, उन्होंने मलखान सिंह को जेल से पैरोल से छुड़वाने के लिए सीबी गुप्ता से की थी। वही मलखान सिंह बाहर आया, बाद से विद्यावती राठौर चुनाव जीती। उसके बाद से इन अपराधियों को लगा कि भाई जब हमारे बल बदौलत पर ये राजनीतिक आगे आते हैं, तो क्यों ना हम आगे आए। और यही कारण था, चाहे वो लटूरी सिंह रहे हों, चाहे वो मुख्तार अंसारी रहे हों, चाहे वो अतीक अहमद रहे हों, जो भी रहे हों, उन्होंने कहा कि जब हम राजनीतिकों को सांसद बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं। ठीक बात, वही हुआ कि बुरी मुद्रा ने अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया। ठीक, आएंगे सर आपके पास में। कैप्टन एस.के. द्विवेदी साहब हैं, सीनियर आईएएस रहे, बहुत सही जगह पर रहे हैं, वो हमको अपना अनुभव बताएंगे। कैप्टन साहब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या गठजोड़ है ये, और क्या बिना गठजोड़ के ये 3 दशक तक ऐसे फल फूल सकता था? देखिए प्रदीप, 2 चीज़ें। सर्वप्रथम तो मैं इन शहीदों को नमन करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अपने श्री चरणों में इनको स्थान दें। इन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है, अपनी जवानी में ये बेचारे अपने कर्तव्य पथ पर शहीद हुए। अब आपका दूसरा इशू जो आ गया, देखिए पुलिस की वर्किंग को अगर आप कायदे से समझते हैं तो पुलिस की वर्किंग जो होती है, मुखबिर और कारखास 2 शब्द हैं इसमें पुलिस की वर्किंग में, जो काम करते हैं और वही इंफॉर्मेशन के सोर्स होते हैं। और वो आजकल ऐसा सिस्टम हो गया है, जैसा कि इसकी बैकग्राउंड पता लग रही है, जो क्रिमिनल था ये, कि बहुत पैसे वाला हो गया था। तो ये निश्चित रूप से इसने थानों को फीड करने का व्यवस्था रखी होगी। और चूंकि जब दबिश के लिए मिडनाइट पुलिस पार्टी क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में, ये भी नहीं कह सकते हैं आप, मुझे वो ध्रुवलाल यादव का जमाना याद है, इंस्पेक्टर लोनी हुआ करता था, जो पंजाब के टेररिस्ट भाग रहे थे और उस गलतफहमी में वो भी मार दिए गए। हम लोगों के साथ के थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, वो दिन मैं नहीं भूलता हूं। ये थोड़ी सी इन लोगों ने लापरवाही की है, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। जब जेसीबी मशीन वहां लगी हुई थी तो इनको ये समझ लेना चाहिए था कि यहां पर मोर्चेबंदी की गई है। मैं सेना से आता हूं, बैकग्राउंड है मेरा, और मैं इन चीजों को टैक्टिकल रूप में देखता हूं, इनको कैजुअल रूप में नहीं लेना चाहिए था। दूसरी बड़ी बात यह है, शहादत इतनी बड़ी शहादत नहीं होती प्रदीप। एक आध हो सकता है कि AK-47 थी उनके पास या सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स थे, तो एक आध कैजुअलिटी होती, लेकिन हमारे ये 8 जवान नहीं मरते। ठीक। अब रह गई बात दूसरी कि वर्किंग का प्रश्न। देखिए हमारी जो न्याय प्रक्रिया है उसमें इतने झोल हैं, ये सभी लोग जानते हैं। तमाम बार आपके चैनलों पे, नेशनल चैनल्स पे भी हम लोगों ने बैठ के इसको डिस्कस किया है। आईपीसी है, सीआरपीसी है, उसकी जो प्रक्रिया है वो इतनी लंबी हो गई है। प्रक्रिया के अलावा और दूसरा ये बड़ी बात यह है ना कि जिसको हम चाहते हैं उसको तो हम पनिशमेंट दिलवा देते हैं, और नहीं तो केस ढीला कर देते हैं। प्रदीप, आप एक चीज सोचो, आज 20 वर्षों के बाद, अभी आप अजय भाई नाम ले रहे थे, एक माफिया उत्तर प्रदेश के हैं अतीक अहमद, इलाहाबाद से। पहली उनकी कुर्की खुलदाबाद थाने की मैंने कराई थी। हमारी आधी पुलिस फोर्स भाग गई थी, खैर कहने का मुद्दा है, लोग उसको कोट करते हैं। उनका भाई अरशद, जिसने ब्रॉड डे लाइट में दौड़ा करके सिविल लाइंस में राजू पाल की हत्या की थी,
वो आज अरेस्ट हुआ है 20 साल के बाद। ठीक है, हम सिस्टम में कमियां हैं, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, बिल्कुल। लेकिन हमारे जाबाज, हमारे ट्रेन नहीं, लोग, क्या ये मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं जल्दी से 20 सेकंड में कि नेताओं का इन माफियाओं के साथ में गठजोड़ रहा है कि नहीं रहा? ये शुरू से विकास रहा दुबे है। ने उसका फायदा उठाया अरे कि नहीं आपको उठाया? याद नहीं होगा, जी। आप बहुत यंग रहे होंगे, चौधरी नौनिहाल सिंह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के, अजय भाई जानते हैं जी। वो गृह मंत्री बना दिए गए इलाहाबाद से। उनके भतीजे हैं, इस समय भाजपा सरकार में मंत्री हैं, और वो इलाहाबाद ट्रेन से पहुंचे। उस समय रोड इतनी अच्छी नहीं थी, और एक बहुत कुख्यात माफिया थे भुक्कल महाराज। भुक्कल महाराज ने स्टेशन पे उनको, वो पड़ोसी थे उनके, माला पहना दी और उनको वही सूचना दे दी गई कि साहब आप गृह मंत्री पद से हटाए जाते हैं। तो ये गठजोड़ तब से चल रहा है, अभी नहीं चल रहा। लंबे समय से गठजोड़ चल रहा है ये, और इसी गठजोड़ का सबको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, फायदा उठा करके जी ये हाँ। माफिया आगे बढ़ते हैं, फलते फूलते हैं, और उसका खामियाजा फिर ऐसे ही भुगतना पड़ता है, पब्लिक को भुगतना पड़ता है, पब्लिक को भुगतना पड़ता है। और सीधे विकास दुबे ने न सिर्फ शासन प्रशासन को बल्कि सीधे योगी जी को चुनौती दे डाली है कि देखिए, कानून व्यवस्था की आप बात करते हैं, हमने आपके 8 लाल को शहीद कर दिया है। अब योगी जी ने भी चैलेंज दिया है कि जब तक ऑपरेशन विकास यादव समाप्त न हो जाए, विकास दुबे, तब तक वापस मत आना। अब कब ये विकास दुबे समाप्त किया जाएगा, कब उनका बदला लिया जाएगा, हमारे जो जवान शहीद हुए हैं, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। हम इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We're looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। हम आप सब अब नहीं तो कब, 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और हम अपने सहयोगी का रुख करेंगे सुनील गुप्ता का। सुनील गुप्ता, आखिर ये विकास दुबे का ऑपरेशन है वो कब खत्म होगा? देखिए, अभी ऑपरेशन तो शुरुआत ही नहीं हुआ। जिस तरीके से सुबह से पुलिस लगी है, तो अभी तो सिर्फ और सिर्फ उसकी तलाश की जा रही है कि आखिर है कहाँ विकास दुबे। क्योंकि विकास दुबे की जो तलाश है, वो जब वो 2001 में संतोष शुक्ला की हत्या करके फरार हुआ था, तो उसको तलाशने में पुलिस को 16 साल लग गए थे, और वो भी पुलिस तलाश नहीं पाई थी 16 साल तक। 16 साल बाद वो अचानक प्रकट हुआ, तो पुलिस ने कहा साहब हमने पकड़ लिया, हमने पकड़ लिया। अब ये स्थिति है कि आज जब वो देर रात से फरार हो गया, भले उसके 2 रिश्तेदारों को पुलिस ने पकड़ लिया होगा, और पुलिस में ये हो रहा है कि सामने जब पुलिस पर उसने हमला किया उन लोगों ने, तो पुलिस ने उसको एनकाउंटर में मार गिराया। लेकिन
जो विकास दुबे था वो रात में जब से फरार हुआ उसके बाद से तमाम सूचनाएं इस कदर उड़ाई गई। किसी ने कहा कि औरैया में पकड़ लिया गया, तो किसी ने कहा इटावा में पकड़ लिया गया। उसके बाद लगातार ऑपरेशन जारी है। जब इस मामले में सीधे सीधे मुख्यमंत्री ने सीधे एसटीएफ को इस मामले में लगा दिया और पूरे यूपी के एसटीएफ को अलर्ट कर दिया गया। खुद आईजी एसटीएफ अमिताभ यश कानपुर पहुंच गए, उन्होंने जाकर के वहां पर पड़ताल की और उसके बाद भी अभी तक विकास दुबे का कुछ पता नहीं चल पाया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि विकास दुबे कब कितनी जल्दी मिलेंगे। हमारे साथ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। संजय जायसवाल जी का रुख करें। संजय जी, सवाल ये उठता है कि आरोप ये लग रहा है कि सारी राजनीतिक पार्टियों ने संरक्षण दिया, क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई राजनीतिक पार्टी जी जब ये जान जाएगी कि व्यक्ति का इतिहास खराब है तो उसे संरक्षण नहीं देगी। लेकिन संजय जी हम नहीं, लेकिन सभी को तो मिला संरक्षण ना। पूरी पार्टी जानती नहीं, एक मिनट सुनील, सभी को संरक्षण मिला ना। एक मिनट रुकना सुनील, अभी आ रहा हूं आपके पास में। हाँ सुनील को, हाँ सुनील कुछ कर रहे जी, आवाज थोड़ी कट रही, फिर से हाँ सुनील अपना सवाल दोबारा से पूछ लो। मैंने संजय जी से कहा कि पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार और पूरे कानपुर के सारे नेता और खास करके आपकी पार्टी के लगभग सारे नेता विकास दुबे को जानते थे और सब जानते थे वो गांव में रह रहा, वो उनसे मिलने भी आ रहा था, लगातार मिलने आ रहा था और सबको पता था ये कितना बड़ा हिस्ट्री सीटर है। उसके बाद भी लगातार वो सबके संपर्क में था। आखिर क्या कारण हुआ कि वो नहीं, उसकी गिरफ्तारी नहीं कराई गई? और सबसे बड़ी बात ये, इससे पहले सपा सरकार थी, यहाँ बैठे हुए भार्गव जी बैठे, उनसे मेरा सवाल ये है कि आखिर क्या कारण रहा कि वो सत्ता के करीब लगातार घूमता रहा, कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं कराई गई? और सब अपने आप को एक दूसरे से, अगर आप एक दूसरे दूध का धुला बता रहे, कैसे मान सकते हैं कि कोई हर जब एक एक आदमी जान रहा है कि वो बीजेपी के और सपा के लोगों के करीब में था, तो फिर आखिर कैसे कोई अपने आप से पल्ला झाड़ सकता है कि नहीं उसके साथ नहीं देना चाहिए, जबकि लगातार सब साथ दे रहे थे। ठीक है सुनील। संजय, जब सवाल खड़े ये हो रहे हैं कि 3 दशक से वो अपराधी था, लगातार वो अपना वर्चस्व कायम कर रहा था और तमाम नेता उसके संपर्क में थे, आखिर वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ अभी तक? देखिए, मुझे लगता है कि गिरफ्तार भी हुआ होगा, जमानत भी मिली होगी, कोर्ट का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है। कोई व्यक्ति क्राइम में किसी अंडरस्टूड में डाला जाता है, पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, फिर कोर्ट जमानतें देती है। बहुत बार ऐसा हुआ होगा, जमानत दे देती है। संजय जी, अब हमें पता है और आपको भी चित्र पता है कि हम उस केस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जज के सामने, उसी हिसाब से जज जमानत देते हैं। नहीं, तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ के वकील अपना पक्ष रखते हैं और कहीं ना कहीं कोर्ट को अगर लगता है तभी कोर्ट इसको निर्णय के जज के रूप में उसे जमानत मिलती है। आपको क्या लगता है कि चैलेंज किया पूरे शासन प्रशासन को, योगी जी को? हालात ने जो घटना की है जी, उससे कहीं ना कहीं पूरी सरकार और योगी जी के लिए चुनौती है। चुनौती योगी जी ने स्वीकार की है। उन्होंने जो समय सीमा बांधी है, मुझे निश्चित भरोसा है कि योगी जी जो कहते हैं उसे करते हैं और निश्चित विकास दुबे का अंत होगा। और यूपी की जनता ने जो भरोसा किया है, ये जा रहा है आप कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये बता रहे हैं कि विकास दुबे की फोटो समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ में भी है, क्या कहेंगे? अब देखिए, मैं कह रहा हूं कि विकास दुबे किसी को नेता को बता के नहीं जाते, भाई साहब मेरे 60 मुकदमों की हिस्ट्री है और मैं आपसे मिलने आ रहा हूं, आप मुझसे मिल लीजिए। लेकिन जिस आदमी पर 60 मुकदमे हैं उसकी तो फोटो पहचान में आनी चाहिए ना। क्या नेता इतना भी नहीं पहचानते कि कौन क्रिमिनल और कौन प्रदीप जी, कानपुर तक का तो मामला समझ में आता है। एक मोहल्ले के बाहर दूसरे मोहल्ले में आदमी नहीं जान पाता, क्योंकि दुनिया में आज इतने व्यस्त है हर व्यक्ति इस दौर में, और कोरोना के संक्रमित दौर में जो भी हालात हैं, कोई भी व्यक्ति इस स्थिति से गुजरने के लिए अपनी जो व्यवस्थित परेशानियां हैं उनसे गुजर रहा है। मैं सहमत हूं, माना जा सकता है कि ये जो आधार है कि चेहरा पहचानने में चूक को इसलिए स्वीकार किया जा रहा है कि घटना बड़ी है और उस घटना घड़ी को हम जिम्मेदारी से स्वीकार करते हुए ये चुनौती के साथ इसे स्वीकार कर रहे हैं कि उसका अंत होगा, और योगी जी ने अंत का निर्णय लिया तो निश्चित अंत होगा। ठीक है, ठीक है। रामचरण जी के पास चलेंगे। रामचरण भार्गव जी, आपके नेता के साथ में विकास दुबे की फोटो निकाल करके सर्कुलेट की जा रही, बताया जा रहा है कि आपके नेता भी उसके साथ शामिल थे, क्या कहेंगे आप? बता रहे हैं संजय जी की मैं बात अभी सुन रहा था कि समाजवादी पार्टी के साथ में उठना बैठना था, लेकिन सरकार इस समय किसकी है, इनकी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? समाजवादी पार्टी के समय में अगर कहीं पे कोई वारदात इस तरीके की हुई हो जितनी तो इसके लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार बनती है, भारतीय जनता पार्टी की बनती है।
आपकी कम जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि हर सरकार में फला फूला है ये व्यक्ति। हमारे सरकार में अगर कोई भी कोई क्राइम कहीं पे इस तरीके किया हो तो ये संजय जी बताने का काम करे। विकास दुबे ने आपकी सरकार में जितना अपराध किया है, हमें लगता है बसपा की सरकार में जितना अपराध किया है उतना किसी की सरकार में अपराध नहीं किया है। और अपराध करने के बाद वो आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचवाता था, उनकी कार्यालय में बैठता था और उसकी धौंस जमाता था थानेदार के ऊपर। थानेदार को हटवाने तक की वो धमकी देता था, और अगर कह देता था कल थानेदार को हटवा देंगे तो चौबापुर में जो एसओ होता था वो बिना उसकी मर्जी के रह नहीं सकता था। इवन आपके यहाँ से कार्यालय तक से बड़े जो नेता हैं उनके भी फोन आते थे एसएसपी के पास में कि इसको आप देखिए ये विकास दुबे अपने घर का आदमी है। तो ऐसे व्यक्ति में जब आपके खिलाफ बड़ी चीज ये कि सपा सरकार में आखिर ये गुंडा खुलेआम क्यों घूमता रहा, उसके खिलाफ क्यों नहीं कोई कार्रवाई की गई? उनको जवाब देने दीजिए। ये संजय जी का आरोप गलत है और संजय जी के इस आरोप से मतलब समझ नहीं रहा है, क्योंकि इसमें इनको कार्रवाई करने की जरूरत है और उसको गिरफ्तार करके जेल भेजने की जरूरत है। ऐसे को मतलब चिन्हित करके योगी जी की ठोक दो नीति, और मुझे नहीं मालूम कि किसको ठोक देने के लिए इन्होंने आदेश दिया कि बदमाशों से कहा है कि पुलिस वालों को ठोक दो, आम जनमानस को ठोक दो, कि पुलिस से कहा है कि आम जनमानस को ठोक दो। अब ये मुझे नहीं मालूम हो रहा है। भार्गव साहब, सवाल बार बार वही उठ रहे हैं कि अगर सरकारें संरक्षण नहीं देती तो ये क्रिमिनल फल फूल नहीं पाते। बगैर सरकारी संरक्षण के कोई भी क्रिमिनल फल फूल नहीं सकता है, और ये भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आती है तो इस तरीके से घटनाएं होती रहती है और ये लोग संरक्षण देते रहते हैं। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, दोबारा से आएंगे आपके पास। गजराज सिंह जी का रुख करेंगे। गजराज सिंह जी, सारी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के नेताओं के साथ में फोटो फ्लोट कर रही हैं, बता रही हैं कि किस नेता के साथ में उसके संबंध थे। आपके पास कोई खजाना है क्या? 18 वर्षों के अंदर कोई भी हुकूमत जो भी रही है इस अपराधी का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। मैंने कई मर्तबा देखा कि ये उमा भारती जी जो कैबिनेट की मंत्री थी भारत सरकार में, उनके साथ में उन्हें विदाई देते हुए, उन्हें इनामात देते हुए, और योगी जी के सामने उन्हीं के कार्यकाल में अभी भी उनके दरबार में आना जाना बराबर इनका लगा हुआ था। मैं कहना चाहता हूं इस बारे में, अगर जाबाज अधिकारी, जाबाज सिपाही कुछ करना दुबे है, हुकूमत ने उन्हें कुछ नहीं करने दिया। वो जिस फोटो की आप चर्चा कर रहे हैं इसीलिए मैंने पूछा था, वो विकास दुबे नहीं है, वो दूसरा विकास दुबे है, और वो एफआईआर दर्ज कराने जा रहा है। आता हूं इस बारे में कि मौजूदा हुकूमत का अधिकारियों के ऊपर बराबर दबाव बना रहता है कि किसी भी सूरत में ऐसे अपराधियों को हमेशा माफ करने के लिए सारे बीजेपी के लोगों के साथ में इनके तालमेल होते हैं, और योगी जी खुद उन्हें पनाह देते हैं। योगी जी के क्षेत्र में गोरखपुर के अंदर अगर पेट्रोल के दाम बढ़े, डीजल के दाम बढ़े तो आपकी पार्टी विरोध करना शुरू कर देती है, सड़कों पर आ जाती है, भले उससे आम जनता को परेशानी हो, कोई परेशानी हो। लेकिन इतना बड़ा अपराधी पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर गुंडाई करता रहा, और आज से नहीं, आपको भी जानकारी है कि 35 साल से गुंडाई कर रहा था। तो आपकी पार्टी ने आखिर उसका कोई विरोध प्रदर्शन सड़क पर उतर करके क्यों नहीं किया? ये भी तो एक बड़ा सवाल है आपसे कि आखिर क्या करती रही आपकी पार्टी के लोग। आपका भी यहाँ तमाम विधायक हुकूमत में नहीं है, उस सब के बावजूद भी हम सारी विपक्ष में रह करके भूमिका निभाते हैं। कोई कदम हम नहीं छोड़ना चाहते। अपराधियों को कभी हमने संरक्षण नहीं दिया। हमने डकैतों का आंख बंद कराया था, हमारी हुकूमत थी। नहीं किया गजराज जी, आपकी पार्टी हो, अपनी कोई भी पार्टी हो, कभी किसी भी क्रिमिनल को पार्टी हो, कभी किसी भी क्रिमिनल को आपकी पार्टी ने सपोर्ट नहीं करती है। करके प्रदर्शन करते तो शायद ये बीजेपी और सपा को उसकी गिरफ्तारी करना मजबूरी पड़ जाती। चाहे कितना भी बड़ा बदमाश था, चाहे हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के थे, चाहे पूर्वी का रुख करेंगे। गजराज सिंह जी, आप बने रहिए हमारे साथ में, दोबारा से आपके पास में आएंगे। अजय जी के पास चलेंगे। अजय जी, सारी राजनीतिक पार्टियां ये कहती हैं
कि हमने कभी किसी भी क्रिमिनल को संरक्षण नहीं दिया। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? प्रदीप भाई, ये चर्चा तो हो रही है कि मेरी सफेद से तेरी मेरी सफेद सारा, बिल्कुल ये हो रहा है जी। अब आप एक चीज बताइए, वो किसने किसने क्या किया, कितनी फोटो आई, एक अलग विषय है जी। लेकिन मैं अभी राज्यपाल के अभिभाषण की 4 लाइनें आपको सुनाना चाहता हूँ जी। विधानसभा का पिछला सत्र था, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का जो भाषण आया है। गजराज सिंह जी, आपके पास आऊंगा दोबारा से। उसमें एक लाइन केवल मैं कह रहा हूं, मेरी सरकार ने सभी संगठित अपराधियों के गैंग समाप्त कर दिए हैं जी। ये योगी जी के बात। क्या समाप्त हो गए गैंग सारे? मैं वही कह रहा हूं जी। क्या ये संगठित अपराधी नहीं रहा जी? आखिर कहीं न कहीं किसी न किसी का संरक्षण रहा होगा। अच्छा, चूंकि आपने बहुत लगा क्राइम को नजदीक से देखा है, क्या इससे ऐसा किया क्यों? क्या जराइम का सबसे बड़ा अपराधी बनने की कहीं उसकी ख्वाहिश तो नहीं है? नहीं, निश्चित रूप से यह भी हो सकता है जी। कि देखिए उसने एक राज्य मंत्री का थाने में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री का, जिनका नाम संतोष शुक्ला था जी, थाने के अंदर घुस करके हत्या की थी जी। श्री प्रकाश शुक्ला ने भी ऐसा ही किया था। हाँ, शुरुआत यही है, मतलब वो अपना, और 16 साल तक वो फरार रहा जी। विकास दुबे 16 साल से फरार। लेकिन हमने अक्सर देखा है अपराधी पुलिस वालों से जल्दी पंगा नहीं लेते, दूर रहते हैं। श्री प्रकाश शुक्ला ने मजबूरन यहाँ पर गोली चलाई थी इसी हजरतगंज में जहां हम बैठे हुए जी। मैंने एक कहा जानबूझ के पंगा नहीं लेते जी। इस घटना में भी अगर आप, लेकिन क्या उसने जानबूझ के पंगा लिया आपने अपनी बात को प्रूव करने के लिए? हाँ, निश्चित रूप से ये भी हो सकता है। मुझे जहां तक जानकारी है कि उसके पहले महेश यादव जो एसओ हैं वो वहां पर गए थे और उनसे जो है इनका मोर्चेबंदी हुई है। उनके पास पुलिस फोर्स कम था, उनकी असलहे छीन लिए इन लोगों ने, ये लोग ज्यादा थे। जब वहां से वायरलेस या फोन किया है तब सीओ महोदय पूरी फोर्स लेके, कई थानों की फोर्स लेकर के गए हैं। इस बीच ये मैसेज हो जाता उन लोगों को कि अब पुलिस आ रही है जी। निश्चित रूप से उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए और सारी चीजें के लिए ओपन फायर किया है, ऊपर से फायर किया है। हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए, उन्हें नमन। अब इतिहास का सबसे बड़ा संहार है ये पुलिस वालों का। हाँ, निश्चित रूप से ये 2000 के बाद से 2008 के 80 के दशक के बाद जी, 80 के दशक में हुए हैं, कई लोग हुए हैं जी, लेकिन इतने पुलिस वाले नहीं मारे गए एक साथ जी। कैप्टन साहब का रुख करें, कैप्टन एसके द्विवेदी साहब। कैप्टन एसके द्विवेदी साहब, इतनी बड़ी संख्या में पुलिस वालों को मार देना, एक डिप्टी एसपी, 3 एसआई, 4 पुलिस वाले को एक साथ मार देना और उसके साथ 7 लोगों को घायल कर देना, ये एक बड़ी ऐतिहासिक घटना है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, इसको ऐतिहासिक घटना न कहें, पुलिस का एक बाल चलता है जी। पुलिस जब से ब्रिटिश राज में बनी थी, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड जिसको कहते हैं जी। अंग्रेजों के टाइम में बनी थी और तब से चल रही है और पुलिस का एक बाल जो है काम करता है। हमारे ही आपके घर के बच्चे पुलिस, आपको क्या लगता है कि लोकल पुलिस कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है इसमें? निश्चित रूप से इन्वॉल्व है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें 2 चीजें हैं, जैसा अजय जी बता रहे हैं। अगर आप इसको लॉजिकली एनालाइज करेंगे, जो एसटीएफ या जो भी स्पेशल टीम्स बनाई गई हैं वो लोग कर रहे होंगे कि शुरुआत इस घटना की ये हुई है कि एक छोटा डिटैचमेंट आया ये चेक करने के लिए कि इसको ले चलते हैं उठा के, एक सामान्य अपराधी ट्रीट करते हुए, और वहां पर रिएक्शन हुआ, रिटेलिएशन हुआ और उसमें वो पुलिस फोर्स को विड्रॉ करना पड़ा। हो सकता है उनके हथियार वगैरह भी उस समय छीन लिए गए हों। जैसा मतलब वो लेके छीन के लेके गए भाई, इमेजिनरी बात कर रहा हूं। अब जब वो इन्फोर्समेंट आता है तो ये अपराधियों को भी पता लग जाता है कि अब हम दरोगा जी गए हैं तो बड़ी फोर्स आएगी और उस हिसाब से वो भी मोर्चेबंदी कर लेते हैं। और जैसा कि आपके चैनल्स दिखा रहे थे, मैं दिन में देख रहा था, प्रधानमंत्री जी के लिए पहुंचने से पहले जब ये सवेरे से ये कार्यक्रम चल रहा था डिफरेंट चैनल्स पे, तो वो ये दिखा रहे थे कि निश्चित रूप से अपराधियों के अलावा पूरे गांव में इसका वर्चस्व था। नहीं, आसपास के गांव में नहीं, आसपास के 5-6 गांव के आसपास के लोग, सब लोग इसके फेवर में थे और इसकी अच्छी पकड़ थी। ये बोलती थी अच्छी 2016 के बाद जब ये गिरफ्तार हुआ है तो ये कहा जाता है कि ये जेल से ही काम कर रहा था और एक्सटॉर्शन चाहे पैसा वसूली का क्या काम लगता है कि अब ये बहुत बड़ा गैंगस्टर बनेगा अगर इसको फ्लश आउट ना किया गया तो? नहीं, ये तो फ्लश आउट अंतरराष्ट्रीय माफिया बनेगा, निश्चित रूप से होगा। वो श्री प्रकाश शुक्ला के ही
लाइन पे आ गया है जी, ये। इसने जो चैलेंज किया है, अगर आप गौर करेंगे जो अजय जी अभी कह रहे थे जी, तो वो इतिहास वही नहीं, है। अगर बच गया तो ये अंतरराष्ट्रीय माफिया होगा, ये अंतरराष्ट्रीय नहीं होगा लेकिन अंतरराज्य माफिया हो सकता जी। है। चलिए सुनील गुप्ता जी का रुख करें। सुनील गुप्ता, आप ये बता दीजिए कि क्या आप तो लंबे समय से इसको कवर कर रहे हैं, सुबह से इस खबर को भी कवर कर रहे हैं, लोकल के जो पुलिस है, क्या लगता है कि वो उसकी भी कहीं ना कहीं मिली भगत है? देखिए सीधी सीधी मिली भगत है, क्योंकि जिस तरीके से एक राहुल तिवारी ने इस मामले में 307 का मुकदमा लिखाया था और उसके बाद जो उस मुकदमे के लिखने में एसओ चौबेपुर ने पूरी लापरवाही बरती, बार बार कहने के बाद सीओ और एसपी लेवल के अधिकारी बार बार कह रहे थे, जब उस पर विकास दुबे और उनके साथियों ने उसको जान से मारने का प्रयास किया तो मुकदमा क्यों नहीं लिख रहे हो? उसके बाद भी चूंकि चौबेपुर की जो पुलिस होती है वो बिना विकास दुबे के वहां पर उसका रहना तो छोड़िए, वहां पर एक दिन बिताना मुश्किल हो जाता है। यही कारण था कि जो चौबेपुर की पुलिस थी वो विकास दुबे के दबाव में थी और 2 दिन पहले भी वो ऐसे उसके घर पे गए थे जहां पर इसने विकास दुबे का मोबाइल तक छीन लिया था। उसके दौरान भी अब यही हुआ कि कल रात में पुलिस एसओ सबसे पीछे थे और रात में इतनी बड़ी घटना हुई तो एसओ तुरंत वहां से भाग निकले। तो सीधी बात एसटीएफ इसीलिए उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर उसकी भूमिका क्या थी। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ में। भार्गव साहब का रुख करेंगे। भार्गव साहब, अब क्या आपकी मांग है, क्या होना चाहिए? और अगर ऐसे ही गठजोड़ करता रहा तो ये माफिया ऐसे ही खून पीते रहेंगे लोगों का। देश के हालात बहुत से खराब हो चुके हैं, सैनिक मारे जा रहे हैं, पुलिस मारी जा रही है, जनता मारी जा रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है, नौजवान आत्महत्या कर रहा है, मजदूर आत्महत्या कर रहा है, देश तबाह हो रहा है। अरे अब तो सरकार को ही कटघरे में खड़ा करने लगे दूसरे मुद्दे को। हम इस मुद्दे की बात कर रहे थे, कैसे भारतीय जनता पार्टी पूर्ण से लगाम हो है और की घटना हुई है। बहुत कम है हमारे पास। गजराज सिंह जी, आपका फाइनल कमेंट क्या होना चाहिए? मेरे मुताबिक अगर मौजूदा हुकूमत सख्ती से कार्रवाई करती इन अपराधियों के ऊपर तो आज ये दिन हमें देखने को नहीं मिलता कि हमारे अधिकारी अपराधी मार दिए गए हैं। पहले फिर एनएचआरसी ने जब एफआईआर दर्ज हो रही थी तो ये सरकार के नुमाइंदे ने जो योगी जी ने क्यों नहीं सख्ती से कार्रवाई उनके ऊपर की? क्यों अब उन्होंने तमाम अपराधी मारे जा रहे थे तब आप लोग दबाए रखा उठा रहे थे कि मारे क्यों जा रहे हैं? फिर बाद में पैर में गोली मारनी पड़ी। अगर समय से कार्रवाई इनके ऊपर हो गई होती तो शायद आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। मैं कहना चाहूंगा कि सरकार के दबाव में अधिकारियों ने इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की। जायसवाल जी, योगी जी ने कहा योगी जी ने कहा था कि 2 ही जगह है, या तो जेल में या अपराधी यहां छोड़ दे और नहीं तो वो वहां चले जाएंगे जहां वो नहीं जाना चाहते हैं। जी, कैसे छूट गया ये? देखिए, ये जो भी वजह रही हो, लेकिन एक चीज तो सही है जी, कि योगी जी की सरकार के बाद बहुत सारे लोगों ने जेल में सरेंडर करके अपनी बेल एप्लीकेशन लगाई ही नहीं कि साहब हम बाहर नहीं आना चाहते। हाँ, वो अपनी बेल एप्लीकेशन कैंसिल करके जेल चले गए, करा के जेल चले गए और अपराधियों ने कहा कि हमको जेल भेज दो। ही एक संदेश दे सकते हैं जी, कि लेकिन ये बाहर करते रहे। सरकार का जो प्रभाव था जी वो काम कर रहा है और बहुत सारे जो इनकाउंटर हुए जिनमें अपराधी मारे गए, मैं 100% की बात नहीं कर सकता, लेकिन बेहतर प्रदर्शन की गारंटी है और योगी जी ने अपनी तरफ से पूरी निष्ठा ईमानदारी से इसे किया है। जीरो टॉलरेंस का जो उनका नजरिया, चाहे क्राइम में चाहे करप्शन में जी, दोनों में उन्होंने अपने आप को बेहतर सिद्ध किया है। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कब फ्लैश आउट होगा इसका? विकास दुबे का फ्लैश आउट कब? फ्लैश आउट का जो विषय है, जो उन्होंने अभी निर्णय दे दिया है कि टीम तब तक वापस नहीं आएगी जब तक कि ये विषय समाप्त नहीं हो जाए। ठीक है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि पुलिस अपना काम करके और जो लोग शहीद हुए हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब विकास दुबे का अंत होगा। अजय कुमार जी, आपका फाइनल कमेंट। हाँ, देखिए प्रदीप भाई, बात बिल्कुल सही है। अब पुलिस का जो ये निर्देश हो गए हैं कि करो या मरो, हाँ, उस जो करके है वो करके मतलब उसको मार के आना। अब ये सीधा संदेश। देखिए, मैं
अपने अनुभव के आधार पर, वर्षों की क्राइम रिपोर्टिंग के आधार पर मैं एक बात कह सकता हूं, अगर पुलिस चाह ले कि इस क्षेत्र में गुंडा बदमाश नहीं रहेगा तो मैं मानता हूं वो नहीं रहेगा। नहीं, क्या ये पुलिस के लिए भी एक सबक है कि जो गठजोड़ होता है उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? एक पुलिस के लिए इतनी बड़ी क्षति हुई है और जो प्रतिष्ठा की बात आई, तो मुझे लगता है कि जब योगी जी पहुंच गए, स्वयं पहुंच गए और शहीदों को नमन किया है, तो निश्चित रूप से इस सफाई में अब देर नहीं लगे। भले ही वो नहीं देर नहीं लगेगी, लेकिन वो निकल कैसे गया? आसपास की सब घेरेबंदी हो गई। अब प्रदीप, उस क्षेत्र का जो वो हिसाब है, जिस तरह उसके संरक्षण दाता वहां रहे, वही मैं बात कर रहा हूं ना, जो संरक्षण दाता कब सामने आएंगे? वो संरक्षण, अब देखिए वो संरक्षण दाता को भी पुलिस का वो बनेगा कि उनको भी पूछे, उनको लाने, सारी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन वो जो वहां जितना इसका वर्चस्व या साम्राज्य कह लीजिए चलता था, उन्होंने मदद की उस आसपास के गांव वालों ने, जी उनको भी उसको भुगतना पड़ेगा, किस तरह से भुगतेंगे वो पुलिस का काम है। लेकिन मुझे ये लगता है कि हफ्ते 10 दिन में या तो उसको सफाया होगा या वो यहाँ से भाग करके कहीं जाकर विदेश चला जाएगा, जी विदेश नहीं किसी दूसरे सरेंडर चले जाएगा। कैप्टन एस के द्विवेदी साहब, आप बता दीजिए कि जो अभी अजय जी कह रहे हैं, जो संरक्षण दाता है इसका तो फ्लैश आउट होना निश्चित है, लेकिन संरक्षण दाताओं का क्या होगा? उनके वो पोल पट्टी कब खुलेगी? प्रदीप देखिए, दो चीजें समझ लीजिए जी, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश शासन के लिए और पुलिस महकमे के लिए कि हमारे 8 जाबाज मार दिए गए जी, और हम अब खाली नहीं बैठेंगे। और इसका एक संदेशा भी चला गया जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जाकर के अपने श्रद्धा सुमन पुलिस लाइन में कानपुर में अर्पित किए हैं, उन शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि दी है। तो ये तो तय मान लीजिए कि ये इस केस का वारा न्यारा होगा, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो हमारा सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि उसमें अभी समय लगेगा। हर आदमी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इन्हीं अंडरग्राउंड लोगों का, इन्हीं माफियाज का मदद लेता है और बाद में कहता है कि भाई मस्कल पावर सबसे सपोर्ट करते इसीलिए क्योंकि व्यक्तिगत स्वार्थ इसमें सर्वोपरि हो जाता है, राष्ट्र और प्रदेश किनारे हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें अभी समय लगेगा जब तक हमारा चारित्रिक निर्माण नहीं हो जाता है पूरा और हमारी शिक्षा पद्धति में एक परिवर्तन नहीं होता। अभी हमको अंग्रेजों ने एक करप्ट सिस्टम दे दिया और हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, तो ये अभी चलेगा कुछ ठीक है, ये अभी चलेगा जी। आखिरी सवाल है हमारे पास में, सुनील का रुख करेंगे। सुनील, ये विकास दुबे का तो सफाया होना निश्चित है, कब होगा? और दूसरा सवाल यह कि उसके जो संरक्षण दाता हैं उनका खुलासा कब होगा? देखिए, विकास दुबे को संरक्षण कोई आज से प्राप्त नहीं है। वो जब 14 साल का था तब से उसको सभी दलों का संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते उसने 14 साल की उम्र में पहला एक हत्या की वारदात को अंजाम दिया था और उसके बाद से लगातार उसने जो काम किए हैं वो कहीं ना कहीं संरक्षण और हाथ के छत्र छाया में किए हैं। इसलिए विकास दुबे को भले ही लोग कुछ भी कहें कि उसको पकड़ लिया जाएगा, ये कर लिया जाएगा, लेकिन जब उसको 16 साल तक कोई नहीं पकड़ पाया तो वो तब तो उसने एक केवल राज्य मंत्री की हत्या की थी। अब इस 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने के बाद, 7 और पुलिसकर्मियों को घायल करने के बाद वो आराम से रात में निकल गया और उसके बाद अभी तक उसकी कोई लोकेशन नहीं मिल पाई। हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है उसको पकड़ लिया जाए। अब जब पूरे यूपी की एसटीएफ उसको अभी तक नहीं पकड़ पाई तो ऐसे में इससे शर्मनाक घटना और कुछ नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात हम तो संजय जायसवाल जी से कहना चाहेंगे कि आखिर जब इतनी बड़ी सरकार काम कर रही थी तो आखिर वो निकल कैसे आया? जब एक अजय कुमार लल्लू महज से कानून का उल्लंघन करने के बाद वो जेल गए और 14 दिन उनको जेल में रहना पड़ा बिना, जब तक अधिकारियों नहीं चाहा तब तक बाहर नहीं आए, तो आखिर ये विकास दुबे आखिर कैसे बाहर निकल आया और इसकी राइफल कैसे रिलीज हो गई वहां से? ठीक है, सवाल यही है कि उसकी पैरवी ढंग से नहीं की गई। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया। सवाल कई है, आखिर उसकी पैरवी ढंग से क्यों नहीं की गई, क्यों वो जेल में नहीं रहा, क्या ढीली पैरवी की गई और क्या संरक्षण दाताओं ने उसको पूरा संरक्षण दिया जिसकी वजह से वो जघन्य अपराध करने के बावजूद हमेशा बाहर रहा। राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त मंत्री को थाने के अंदर घुस के मारने के बावजूद वो ऐशो आराम की जिंदगी जीता रहा और अपने व्यापार को फैलाता रहा
और ये आज इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि कब विकास दुबे मारा जाएगा, और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर उन संरक्षण दाताओं की पोल कब खुलेगी, कब वो संरक्षण दाताओं का भी कच्चा चिट्ठा सामने आएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litera Z School, Unnao, #1 in academics.